Okay, जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Our today's topic is about corporations. अभी हम जो है सही तरह से हम देखेंगे कि corporations को in detail कि corporations किस तरह की entity है या किस तरह का की accounting होती है corporations के अंदर। प्लस हम ज़ाहिर है एक और चीज़ भी देख रहे हैं साथ के साथ कि हम दो स्टैंडर्ड्स को देख रहे हैं कि IFRS के अंदर किस तरह से होता है, इसके यानी टर्मिनोलॉजी का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है, थोड़ा थोड़ा इसका अकाउंटिंग की जो एंट्रीज हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा फर्क आता है। तो वो हम साथ के साथ देखते चले जा रहे हैं कि GAAP यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में और IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर उसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, और अगर उसके अंदर कोई डिफरेंस है उसकी ट्रांजैक्शन के अंदर, एंट्रीज के अंदर, तो वो भी हम देखते हैं। तो आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कॉर्पोरेशन कहते हैं, ठीक है, किस टाइप की कंपनी है, ठीक है, और इसकी वर्किंग वगैरह कैसे होती है और इसका पूरा स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। और फिर हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो कैपिटल स्टॉक है, कैपिटल स्टॉक जो है, कैपिटल स्टॉक का मतलब हमने पहले भी बात की थी, स्टॉक हम शेयर्स को कहते हैं ना, वो शेयर्स जिनसे हम कैपिटल रेज करते हैं, या आप कह लें कि ओनर कैपिटल जहाँ पे पड़ा होता है, इक्विटी जो होती है, उसके उसके अंदर जो है कौन कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन है कॉर्पोरेशन के अंदर, इसको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है, और इनकी ट्रांजैक्शन यानी इसकी एंट्रीज को हम किस तरह से करते हैं। लेट्स सी, हम इसको देख। ओके जी, अच्छा जी, हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे आज के लेक्चर में वो क्या होंगे। वी विल आइडेंटिफाई द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन, कि हमने वैसे ये पढ़ी हुई हैं ये चीज़ें, लेकिन एक इसका एक तरह से रिवाइज भी हो जाएगा, हो सकता है कोई नई चीज़ भी आ रही है हमारे लिए इसके लिए, कि कॉर्पोरेशन जो है जिस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। तो उनको हम देखेंगे, फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि पेड इन कैपिटल क्या होता है और रिटेन अर्निंग क्या होती है। अभी हम फॉर्मली पहली दफ़ा हम पढ़ेंगे कि पेड इन कैपिटल क्या होता है और रिटेन अर्निंग क्या होती है। हमने रिटेन अर्निंग के बारे में भी पहले कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, हमें पेड इन कैपिटल का भी थोड़ा सा पता है, लेकिन हम इसको डिटेल के अंदर देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि कॉमन स्टॉक जब हम इशू करते हैं तो उसको हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, मींस उसकी ट्रांजैक्शन या उसकी अकाउंटिंग एंट्री किस तरह से करते हैं, ठीक है। फिर एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं ट्रेजरी स्टॉक का। आपको जिक्र किया था पहले भी मैंने कि कंपनीज जो है वो क्या करती हैं, सम टाइम अपने ही इश्यूज, अपने ही जो शेयर्स हैं जो उन्होंने मार्केट में इशू किए होते हैं वो वापस बाय बैक कर लेती हैं, यानी कस्टमर से वो या मार्केट से अपने शेयर्स को खुद ही परचेज कर लेती हैं। जो वो शेयर्स रीपरचेज करती हैं उन शेयर्स को हम ट्रेजरी स्टॉक कहते हैं, ठीक है। तो उसकी क्या रीजंस होती हैं वो भी हम देखेंगे कि क्यों हम अपने ही शेयर्स को क्यों बाय करते हैं, और दूसरा उसकी अकाउंटिंग एंट्री किस तरह से करते हैं। तीसरा ये कि वो जो शेयर्स होते हैं उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे, वेदर वो मतलब एसेट्स होंगे, लाइबिलिटीज होंगी, किस तरह का अकाउंट होगा या कोई कॉन्ट्रा अकाउंट होगा, वो भी हम देखेंगे उसको। कि ट्रेजरी स्टॉक कौन सा स्टॉक होता है, वो शेयर्स होती हैं जो हम बाय बैक कर लेते हैं। कंपनी खुद अपने शेयर्स को परचेज कर लेती है मार्केट से या अपने शेयर होल्डर से, तो उसको हम ट्रेजरी स्टॉक कहते हैं, ठीक है। तो इसको किस तरह से हैंडल करते हैं, इसकी एंट्रीज वगैरह किस तरह से करते हैं और इसकी रीजन क्या होती है, क्यों हम बाय बैक करते हैं। फिर हम देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं प्रेफर्ड स्टॉक में और कॉमन स्टॉक में, यानी प्रेफर्ड शेयर्स के अंदर और कॉमन स्टॉक के अंदर क्या क्या चीज, क्या क्या डिफरेंसेस हैं या कैसे वो डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। और एट द एंड वी विल सी कि स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, जिसको हम शेयर होल्डर्स इक्विटी कहते हैं, या जिसको हम ओनर्स इक्विटी कहते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स इक्विटी का सेक्शन जो है उसको, उसके अंदर हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं सारी चीज़ों को, जो कि बैलेंस शीट का पार्ट है, ठीक है। बैलेंस शीट का एक पार्ट होता है ना, आप या तो उसका बैलेंस उठा के वहां पे लिख रहे होते हो या फिर आप बैलेंस शीट के अंदर पूरा का पूरा वहां रिपोर्ट कर रहे होते हो,
तो हम देखेंगे कि अगर इस स्टेटमेंट को हम सेपरेट बनाते हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी का जो सेक्शन है जो बनाते हैं, ये सेक्शन कहाँ पे आएगा, ये सेक्शन हमारे पास ओनर्स इक्विटी के अंदर आता है। ठीक है, तो ओनर इक्विटी के इस सेक्शन को हम कवर अप कर लेंगे ये सारी चीजें देखने के बाद। ठीक है, तो इसको हम टॉपिकल देख लेते हैं कि टॉपिकली हम किस तरह से कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और इसी लर्निंग ऑब्जेक्ट्स को टॉपिक वाइज अगर हम देखें तो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो हम कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नंबर 2 ये देखें कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी इसको बनाते कैसे, कौन सी चीज होती है, यानी जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो क्या चाहिए होता है इसके लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम डिटेल के अंदर तो इसके नहीं जाएंगे फॉर्मेशन की, लेकिन कुछ चीज़ें जिनका हमें नहीं पता वो हम देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं या स्टॉक होल्डर्स हैं उनके क्या राइट्स हैं। ठीक है, और जब आप स्टॉक इशू करते हैं उसकी क्या कंसिडरेशन होती है, यानी कौन सी चीज़ों को आप देखते हैं, और आपका कॉर्पोरेट कैपिटल बनता किस तरह से। ठीक है, ये पहला टॉपिक आपका हो जाएगा। 1 2 3 4 5 5 चीजें इसके अंदर हम देखेंगे कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और फिर हम देखेंगे अकाउंटिंग और इश्यूज। इश्यूज ये वो वाला इशू नहीं है जो हम कहते हैं ना कि भाई कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, वो इशू नहीं है। ये कौन सा इशू है, जो हम स्टॉक मार्केट में लॉन्च करते हैं उसको भी इशू बोलते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर इश्यूज जब हम लॉन्च करते हैं फर्स्ट टाइम कॉमन स्टॉक को मार्केट के अंदर, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत आइडिया लिया था। ठीक है, हम यहाँ उसको डिटेल में देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं जब हम किसी भी शेयर्स को हम मार्केट में जब सेल करते हैं। इशू का मतलब सेल करते हैं हम, तो किस किस तरह से सेल करते हैं। तो इशूइंग पार वैल्यू स्टॉक, पार वैल्यू का हमें पता है, पार वैल्यू ऊपर लिखी हुई होती है। ठीक है, और इसमें दो नो पार वैल्यू भी होती है। एक एक तो आपके शेयर होते हैं पार वैल्यू के ऊपर, एक नो पार वैल्यू के ऊपर भी होते हैं। ये नो पार वैल्यू वाले शेयर यहाँ पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में तो मेरे ख्याल में नहीं है, आई एम नॉट श्योर, ये यहाँ पे नहीं है। उसमें ये होता है कि आपके जो है कोई और वैल्यू पार वैल्यू की जगह पे कोई वैल्यू सेट की जाती है। ठीक है, तो आप किस तरह से इशू करते हैं इसको वाले शेयर्स को, और किस तरह से आप इशू करते हैं जिनकी पार वैल्यू नहीं होती। ठीक है, यानी जिनकी फेस वैल्यू नहीं होती। इशूइंग स्टॉक फॉर सर्विसेज आर नॉन कैश एसेट्स। सम टाइम ये जो आपके शेयर्स हैं ये आप यूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे हम जाते हैं ना मार्केट में, जाते हैं कोई चीज बाय करनी है तो हम किस किस चीज के अगेंस्ट बाय करते हैं, नॉर्मली कैश के अगेंस्ट बाय करते हैं। हम कैश देते हैं और वो हम सर्विस या जो प्रोडक्ट होती है वो हम ले लेते हैं। कैश जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, लेकिन सम टाइम कॉरपोरेशन जो है कैश पे करने की बजाय क्या क्या देती है, वो शेयर्स दे देती है। तो शेयर इंस्टेड ऑफ कैश जो है वो शेयर्स यूज होते हैं। किस चीज के लिए यूज होते हैं, कि किसी से कोई सर्विस ली है आपने उसको शेयर्स दे दिया, यानी कोई कॉस्टली सर्विस है, जैसे कि लॉयर्स वगैरह की आप सर्विस लेती हैं, तो अटॉर्नीज वगैरह की। ठीक है, ये लीगल फीस वगैरह और इस तरह की जो अगर बड़ी अमाउंट है, तो अगर अमाउंट पे करने की बजाय आप उनको कंपनी में शेयर्स दे देते हैं, यानी ओनरशिप दे देते हैं। ठीक है, तो वो सर्विसेज के लिए होगा। नॉन कैश एसेट्स क्या है, कि वो एसेट्स जो फिक्स एसेट्स होते हैं उनको नॉन कैश एसेट्स कहते हैं। हम फिक्स एसेट्स की जगह आप जब बाय करते हैं तो कैश देने के बजाय उनको ओनरशिप दे देते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, ये अकाउंटिंग देखनी है। इसमें सारी आप एंट्रीज देखेंगे कि पार वैल्यू पे स्टॉक इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगी, नो पार वैल्यू पे करेंगे तो क्या एंट्री होगी, और अगर आप सर्विसेज के लिए स्टॉक इशू कर रहे हैं तो क्या आपकी एंट्री होगी, और अगर नॉन कैश एसेट्स के लिए आप कर रहे हैं ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसकी क्या एंट्री होगी, तो उस ट्रांजेक्शन को कैसे लिखेंगे। तो ये सारी ट्रांजेक्शन होंगी। आगे भी ट्रांजेक्शन है। अकाउंटिंग फॉर ट्रेजरी स्टॉक है, जैसे मैंने आपको बताया ट्रेजरी स्टॉक क्या होती है, आप परचेज कर लेते हैं अपने ही शेयर्स को, बैक बाय बैक करते हैं तो उनका नाम ट्रेजरी स्टॉक हो जाता है। यानी ये आपका ट्रेजरी स्टॉक हो जाता है। हम देखना है कि ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है, इसकी नेचर क्या है इस अकाउंट की। ठीक है, ये कंट्रा इक्विटी अकाउंट होता है। ठीक है, कंट्रा इक्विटी अकाउंट होता है। तो
इक्विटी का बैलेंस क्योंकि आपका क्रेडिट होता है तो इसका बैलेंस आपका डेबिट होता है। बगैर आपको यही लगता है कि ये एसेट है, लेकिन ये एसेट नहीं होता, ये आपकी पेड इन कैपिटल का जो अकाउंट होता है उसको रिड्यूस करता है। फिर आप देखते हैं कि इसको आप डिस्पोज कैसे करते हैं, डिस्पोजल ऑफ ट्रेजरी स्टॉक, यानी बाद में दोबारा आप इस स्टॉक को रीसेल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी रीजंस भी हम देखते हैं कि हम क्यों बाय क्यों कर रहे हैं अपने स्टॉक्स को या अपने शेयर्स को क्यों बाय कर रहे हैं, ये इसकी भी हम एंट्रीज देखेंगे कि हम इनकी ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं। ठीक है, फिर हमने एंट्रीज देखनी है प्रेफर्ड स्टॉक की, तो प्रेफर्ड स्टॉक के हम राइट्स भी देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं इसके कॉमन स्टॉक के साथ, और फिर हम देखेंगे कि इसके कॉमन स्टॉक के जो राइट्स होते हैं, यानी जो कॉमन शेयर है, शेयर होल्डर है, उसके जो राइट्स हैं और जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर है उसके जो राइट्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हम राइट्स देखेंगे, और इसमें राइट्स के अंदर हम देखते हैं कि डिविडेंड की प्रेफरेंस होती है। जब भी आप डिविडेंड देते हैं तो आपको पहले प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है। ठीक है, जब भी आप डिविडेंड देते हैं, सपोज आपने एक साल डिविडेंड नहीं दिया कॉमन स्टॉक होल्डर्स को, तो आप प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को भी नहीं देंगे, नेक्स्ट ईयर नहीं दिया उनको भी नहीं देंगे, थर्ड ईयर आप अगर कॉमन स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड देने जा रही हैं तो उनके जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर होते हैं उनका आप पे पिछले 2 साल का भी डिविडेंड पे करेंगे और इस साल का भी पे करेंगे, और उनका डिविडेंड फिक्स होता है। ठीक है, उनका डिविडेंड उनके पेपर के ऊपर लिखा होता है, जो हम प्रेफर्ड स्टॉक का शेयर इशू करते हैं ना, जो सिक्योरिटी इशू करते हैं, जो शेयर है आपका, उसके ऊपर ही लिखा होता है कि आपने कितना इसके ऊपर डिविडेंड देना है। तो डिविडेंड इसका नॉर्मली हम डिटरमिन करते हैं, एक परसेंटेज होती है जो उसकी फेस वैल्यू के ऊपर होती है, उसके ऊपर आप उसे पे करते हैं। यानी अगर फेस वैल्यू सपोज $100 का है प्रेफर्ड शेयर, और आप कहते हैं कि जी हम इसके ऊपर जो डिविडेंड है वो 7% मैंने देना है, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा 7% ऑफ द फेस वैल्यू, ये 7% लिखा हुआ होगा, तो फेस वैल्यू भी वहाँ लिखी हुई होती है, तो फेस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी अगर 7% है तो हर साल आपको पर शेयर कितना डिविडेंड मिलना चाहिए, 7% है, और $100 अगर उसकी वैल्यू है तो वो $7 आपका वो बनेगा, उसका डिविडेंड बनेगा। ठीक है, तो आपने जब भी कॉमन स्टॉक होल्डर को डिविडेंड देना है तो जो अगर पिछले सालों में अगर आपने डिविडेंड नहीं पे किया तो वो भी आप पे करते हैं। ठीक है, ये तो डिविडेंड की प्रेफरेंस हो गई आपकी, तो इसमें एरियर्स भी आपके डिविडेंड्स के आ जाते हैं। ठीक है, प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर, क्योंकि सम टाइम आप ऐसा करते हैं कि आपके पास प्रॉफिट्स इतने ज्यादा नहीं है, you want to keep the cash with the company and you don't want to distribute among the shareholders, तो आप क्या करते हैं, आप ये डिसीजन करते हैं कि भाई मैं हमने इस बार प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना शेयर होल्डर्स के अंदर, यानी डिविडेंड, तो आप डिविडेंड नहीं देते, तो जब डिविडेंड नहीं देते तो आप प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को भी डिविडेंड नहीं देते, लेकिन उनका जो डिविडेंड है वो कहाँ चला जाता है, वो आपका एरियर में चला जाता है, एरियर यानी बकाया जाते हैं, बैलेंस के अंदर चला जाता है, तो आपके एयर्स के अंदर चला जाएगा, वो आपने फिर बाद में देना होगा। लिक्विडेशन प्रेफरेंस क्या है इन केस, यानी कंपनी अगर लिक्विडेट होती है यानी बैंकरप्ट हो जाती है या कंपनी अपने ऑपरेशंस को बंद कर देती है, तो इन दैट केस किसी भी रीजन की वजह से कंपनी मजीद अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो फिर वो लिक्विडेट होती है, उसके एसेट्स को हम कैश में कन्वर्ट करते हैं। लिक्विडेट का मतलब क्या होता है, कैश में कन्वर्ट करना, तो आप लिक्विडेट कर देते हैं उसके एसेट्स को, और सबसे पहले जो उसके जिन्होंने लोन दिया हुआ है, जो क्रेडिटर्स हैं, उनको आप उनके लोन वापस करेंगे। क्रेडिटर्स के अंदर जिन्होंने लोन दिया हुआ होगा वो भी होंगे, और जिन्होंने आपको क्रेडिट एक्सटेंड किया हुआ होगा, मींस जिसमें सप्लायर्स वगैरह आ सकते हैं, तो उनको पहले पे करेंगे, उनको पे करने के बाद फिर आप प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को पहले उसके बाद पे करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रेडिटर्स हैं, फिर आपके प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर है। ठीक है, तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को आप उसके बाद पे करते हैं, और जो कुछ बच जाता है वो फिर जाता है कॉमन स्टॉक होल्डर्स में। हमने इस चीज को पहले भी स्टडी किया था, लेकिन यहाँ पे हम इसको दोबारा देख लेंगे। ठीक है, और इन द एंड हम देखेंगे कि इसको हम स्टेटमेंट में प्रेजेंट कैसे करते हैं, पेड एंड कैपिटल को और रिटेन अर्निंग को। राइट, ये सारी चीजें वन बाय वन चलेंगी हमारी। ठीक है, आपको अभी समझ आ जाएगी कि ये चैप्टर बहुत इजी है, सिर्फ कुछ चीजें नहीं होंगी, बाकी सारी चीजें पुरानी है इसके अंदर। तो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एंटिटी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट ओनर्स।
ओनर अलग है और आपकी ये बिजनेस की जो फॉर्म है जिसे हम कारपोरेट फॉर्म कहते हैं या कारपोरेशन कहते हैं, डेट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक एंटिटी तो वैसे डिफरेंट ही होती है, लेकिन ये लीगल एंटिटी भी डिफरेंट होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो आप क्लासिफिकेशन करते हैं कॉर्पोरेशंस की, वो दो तरह से करते हैं। एक ओनरशिप के हिसाब से करते हैं और एक आप करते हैं उसके पर्पस के हिसाब से। तो पर्पस के हिसाब से आपका बिजनेस या तो फॉर प्रॉफिट बिजनेस होता है या नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस, जिसे नॉर्मली हम एनजीओज कहते हैं। ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें हम कहते हैं ना, नॉट फॉर प्रॉफिट, जिनके जिनके एम्स या ऑब्जेक्टिव्स प्रॉफिट के अलावा दूसरे होते हैं। जैसे कि एनजीओज काम करती हैं जी, पॉवर्टी एलिवेशन करनी है या किसी एक सेक्टर के अंदर लोगों को अपलिफ्ट करना है। ठीक है। तो इस तरह की वो होती है नॉट फॉर प्रॉफिट और फॉर प्रॉफिट। और अगर आप ओनरशिप के हिसाब से देखें तो आपके पास दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक प्राइवेट पब्लिकली हेल्ड होती हैं, एक प्राइवेटली हेल्ड होती हैं। ठीक है। जो पब्लिकली हेल्ड होती हैं उनके शेयर्स आम तौर पे स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं, और जो प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज होती हैं उनके शेयर्स आम तौर पे स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं होते, बल्कि उसके लिए क्या होता है कि वो जिस जिस क्लोज सर्कल के अंदर हैं वो उसी में ही वो आपकी शेयर्स की ट्रेडिंग हो सकती है, बाइंग एंड सेलिंग हो सकती है। तो आपका जो प्राइवेटली हेल्ड जो कंपनीज हैं, प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज हैं, इसी की अल्टरनेट टर्मिनोलॉजी दी हुई है। इनको हम क्लोजली हेल्ड भी कहते हैं या सी टाइप ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं। इसको इसको हम सी टाइप ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सी टाइप, ये अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है। क्लोजली हेल्ड, यह पता नहीं हमने पहले भी किया था स्टार्ट में जब हमने किया था। और जो पब्लिकली हेल्ड टाइप होती हैं, इसको अब हम आगे पढ़ेंगे, ये एस टाइप होती हैं। ठीक है। ये एस टाइप इसको हम बोलते हैं, एस टाइप और सी टाइप। और हमारे पास पाकिस्तान में तो पब्लिक लिमिटेड ही बोला जाता है या प्राइवेट लिमिटेड बोला जाता है। जो प्राइवेटली हेल्ड होती है उसको पब्लिक लिमिटेड कहा जाता है, यानी जो क्लोजली हेल्ड है। क्लोजली हेल्ड का मतलब उसका सर्कल आपने डिफाइन किया होता है कि ये लोग ऑथराइज हैं इसके अंदर। ठीक है। तो आप देखें इसके अंदर ये ओवरलैपिंग भी है, ओनरशिप तो ज़ाहिर होती है और आपका पर्पस भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो आपका फॉर प्रॉफिट और पब्लिकली हेल्ड दोनों ओवरलैप करते हैं। तो आपकी कौन कौन सी कंपनीज की एग्जांपल आती है? मैकडोनल्ड्स है, नाइकी है, पेप्सी है और गूगल है। ठीक है। ये सारी क्या है? ये पब्लिकली हेल्ड कंपनीज हैं, यानी इनके शेयर स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं यूएस के अंदर, और ये प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। ठीक है। और जो आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज हैं, वो उसमें है जी सॉल्वेशन आर्मी है, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी है, और अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो सैलानी ट्रस्ट है, और आपका ईदी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, ईदी वाले हैं। और इसके अलावा आप देखें चीपा वाले हैं, बहुत सारी एम्बुलेंस सर्विसेज हैं जो काम करती हैं। इसी तरह से शौकत खानम है, बहुत सारे हैं, अल खिदमत है। ठीक है। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम क्या है कि उनका पर्पस जो है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ठीक है। प्राइवेट हेल्ड कंपनीज के अंदर आप इसमें भी बहुत सारी कंपनीज देख सकते हैं जो कि बिजनेस फर्म्स हैं, उनको देख सकते हैं, वो उसके अंदर आती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कारगिल इनकॉर्पोरेशन दिया हुआ है, वी डोंट नो अबाउट दिस। ठीक है। ये कौन सी है हम नहीं जानते इसको। तो प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज नॉर्मली जो है वो एज कंपेयर टू पब्लिकली हेल्ड कंपनी से छोटी होती। ठीक है। बड़ी नहीं होती, छोटी होती है उससे। ठीक है। तो ये आपकी डिफरेंट आपकी, एक तो पर्पस वाइज हमने देखा दो पर्पस हो सकते हैं, या तो वो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है या नॉट फॉर प्रॉफिट है। दूसरा हमने देखा कि इसकी ओनरशिप जो है या तो पब्लिकली हेल्ड होगी या फिर प्राइवेटली हेल्ड होगी। तो हमने सबको देख लिया, तो भी देख। ठीक। इसमें जो प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज है ना, इसमें इसमें आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। हम जो देखते हैं ना डिफरेंट कंपनीज के नाम, उसके साथ पब्लिक लिमिटेड जिन कंपनी के साथ लिखा हुआ होता है ना, वो तो हो जाती हैं पब्लिकली हेल्ड कंपनीज, और जिनके साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है वो प्राइवेट कंपनीज होती हैं। उनके शेयर्स आपके स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं होते। अब इसमें आप जो शुगर मिल्स है, खासतौर पे जो शुगर मिल्स है ना, वो मोस्टली प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज है।
ज्यादातर, ठीक है। तो वो आपकी पब्लिकली हेल्ड नहीं है, और कुछ इनका इसके दरमियान में भी होता है, यानी कुछ आप क्या करते हैं, कुछ यहाँ से लिया कुछ यहाँ से लिया, यानी पब्लिकली हेल्ड है लेकिन प्राइवेटली हेल्ड भी है साथ। उसका मतलब क्या है, 100% शेयर्स है ना, तो 100% शेयर्स में से आप कहते हैं, यानी टोटल शेयर्स हैं, इसमें से आप कहते हैं जी चलो 20% शेयर जो है हम इनको ओपन कर देते हैं, ये पब्लिकली हेल्ड होंगे, और बाकी जो 80% शेयर्स हैं ये जो है 80% शेयर विद इन क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स या जो क्लोजली हेल्ड जो ग्रुप है उसी के अंदर रहेंगे। तो 20% ही सिर्फ आपके पब्लिकली ट्रेड हो सकते हैं। इसमें आपकी डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। मैं इसमें एक एग्जांपल आपको दूंगा। जो जो बैंक्स हैं गवर्नमेंट का, जैसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के टोटल शेयर्स जो है वो ट्रेड नहीं होते मार्केट के अंदर। उसकी फर्दर बहुत सारी रीजंस होती हैं, ओनरशिप कंट्रोल इसमें एक चीज आ जाती है। तो हम आगे देखते हैं इन चीजों को, कि जब आपके पास शेयर्स जो है 50% से ज़्यादा होते हैं तो फिर आपका राइट होता है कि उसका उसकी मैनेजमेंट और उसका कंट्रोल जो है डायरेक्टर लेवल के ऊपर आप उसको टेक ओवर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जी जो डिस्टिंग्विश करती हैं कारपोरेशन को प्रोप्राइटरशिप से, जो सिंगल ओनर होता है, और पार्टनरशिप से, ठीक है। सेपरेट लीगल असिस्टेंट यानी सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ स्टॉक होल्डर है, ठीक है। स्टॉक होल्डर्स उतना ही लायबल हैं जितना उन्होंने जितने का शेयर्स लिया है, उतनी ही अमाउंट के, उससे ज्यादा के नहीं। ट्रांसफरेबल ओनरशिप राइट्स हैं, यानी आपका जो शेयर है वो ट्रेड हो सकता है, आप सेल कर देते हैं, वो ट्रांसफर हो जाती है उसकी ओनरशिप, जिसके पास शेयर होता है। यानी इसमें भी शेयर्स की भी टाइप्स होती हैं। एक शेयर्स के ऊपर आपकी ओनरशिप लिखी होती है, यानी आपका नाम लिखा होता है। दूसरे बेयरर होते हैं, यानी जिसके पास होगा वही उसका मालिक होगा। जैसे हम देखिए, हम करेंसी यूज करते हैं ना, कैश यूज करते हैं, तो कैश जिसके हाथ में होता है उसी का ही होता है, उस पर नाम तो नहीं लिखा होता ना किसी का। तो इस तरह के शेयर्स भी होते हैं कि उनके ऊपर नाम नहीं लिखा होता और कुछ पे नाम लिखा होता है। एबिलिटी टू एक्वायर कैपिटल, यानी शेयर्स के थ्रू आप जो है कैपिटल भी रेज कर सकते हैं, यानी पैसे भी रेज कर सकते हैं। आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो आपके पास एक तरीका ये भी होता है कि आप कैपिटल को एक्वायर कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शेयर्स, ठीक है। और कंटिन्यूस लाइफ, इसमें यानी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ है वो उसके अंदर कंटिन्यूटी ज़्यादा होती है। आपकी प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है, सिंगल ओनर होता है। अगर ओनर जो है उसकी डेथ हो जाती है तो ख़त्म, उसकी रजिस्ट्रेशन भी ख़त्म, फिर आपको दोबारा से रजिस्टर कराना पड़ेगा। इस तरह से आपका जो पार्टनरशिप है उसके अंदर भी आपका जो पार्टनरशिप डीड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें भी अगर कोई पार्टनर छोड़ दे तो उसका जो तरीकाकार है कि भाई अगर एक पार्टनर छोड़ना चाहता है बिजनेस को तो उसकी जगह कौन आएगा, ठीक है, ये डिसाइड करना पड़ता है। पार्टनरशिप डीड दोबारा लिखनी पड़ती है, आपका बिजनेस सारा जो है वो उसमें ठप हो सकता है, बंद हो सकता है, ठीक है। कॉर्पोरेट मैनेजर मैनेजमेंट है, इसमें मतलब है कि आप जिन जिन जो ओनर्स हैं वो खुद मैनेज नहीं कर रहे होते, बिजनेस को खुद मैनेज नहीं कर रहे होते। जो ओनर्स हैं वो अलग हैं और जो मैनेजर्स हैं वो अलग हैं इसके अंदर, ठीक है। ये इसका एडवांटेज भी है और इन सम केसेस ये डिसएडवांटेज भी है। आप ये देखें कि ये जो आपको ये ब्रैकेट नजर आ रही है इसमें ये ओवरलैपिंग है, ये दोनों में आ रहा है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन मेनली आप इसको कह लें कि ये एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। और गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा रेगुलेशन होती है इसके ऊपर और आपको एडिशनल टैक्सेस करने पड़ते हैं। डबल टैक्सेशन होती है, यानी आपकी जो कॉरपोरेशन है उसने काम किया है, उसके जो प्रॉफिट्स आए हैं तो उनके प्रॉफिट्स के ऊपर पहले तो कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, फिर जब आप उन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके अंदर डिविडेंड देते हैं तो उन डिविडेंड के ऊपर दोबारा इनकम टैक्स लगता है जो आप पे करते हैं। तो डबल टैक्सेशन हो जाती है ओनर्स के लिए, डबल टैक्सेशन हो जाती है क्योंकि ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स ही है ना। एक बार वो कॉर्पोरेट टैक्स पे करके आते हैं फिर वो दूसरा टैक्स भी पे करते हैं, इनकम टैक्स भी पे करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा हम इसी को देख लेते हैं सेपरेटली। देखें सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब, एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है। कॉर्पोरेट्स कॉर्पोरेशंस एक्ट्स अंडर इट्स ओन नेम
rather than in the name of its stockholders। तो इसका नाम अपना ही होता है। देख, जब आपका प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर आप अपने ओनर का नाम उसके अंदर रखते हैं, यानी रजिस्टर होता है तो ओनर के नाम के साथ होता है, और जब पार्टनरशिप के अंदर होता है तो जो पार्टनर्स होते हैं उनके नाम से रजिस्टर होती है कंपनी। इसमें कॉर्पोरेशन के अंदर कॉर्पोरेशन का अपना ही नाम है जिसके ऊपर आप उसको रजिस्टर करते हैं, ठीक है। कंपनी जो रजिस्टर होती है वो कॉर्पोरेशन के नाम पे ऊपर रजिस्टर होती है, इंस्टेड ऑफ कि वो शेयर होल्डर्स के नाम के ऊपर हो, उनके नाम पे नहीं होती, ठीक है। अच्छा जी, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ स्टॉक होल्डर, ये जो जितने का आप शेयर लेंगे, यानी आपने 1000 शेयर्स लिए हुए हैं, $10 ईच, तो आपके कितने पैसे डूब सकते हैं मैक्सिमम, यानी आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो सेफ है इसके अंदर। जबकि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेफ नहीं होती, यानी आपकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, कि इन केस अगर आपने कोई मिसमैनेज किया है अपने बिजनेस को और आपका बिजनेस लॉस में चला गया है, तो आपने बिजनेस के लिए जो भी लोन दिया लिया था वो आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के पूरा करेंगे। जबकि कॉर्पोरेशन के अंदर आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के उसको पूरा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने जितने शेयर्स लिए हैं मैक्सिमम ये हो सकता है कि आपने अगर शेयर्स लिए हैं तो जितना भी लॉस हो कंपनी का, तो मैक्सिमम ये होगा कि आपकी जो इक्विटी है वो वाइप आउट कर जाएगी, आपके पैसे खत्म हो जाएंगे उसके अंदर, या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। यानी उतनी ही आपकी लाइबिलिटी है जितना आपने परचेज किया है उसके शेयर्स को, या जितनी आपने उसके अंदर अपनी ओनरशिप रखी है वही वाइप आउट होगी इसके अंदर, ठीक है। ये लिमिटेड टू देयर इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि वो उन्होंने कितना कैश लगाया उसके शेयर्स लेने के अंदर, वही खत्म हो गया। तो ये इसको हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। हमने पहले भी देखा था इसको। ट्रांसफरेबल ओनरशिप राइट्स, तो आपके शेयर होल्डर्स में सेल द स्टॉक, वो अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, इनकी ट्रेडिंग होती है, लिक्विडिटी इसकी यानी होती है कि आप जो भी इसकी मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस के ऊपर आप जाके उसको ट्रेड कर सकते हैं, ले सकते हैं या बेच सकते हैं। तो बेचेंगे तो आपके जो राइट्स जो आपके पास थे वो सारे के सारे राइट्स भी चले जाएंगे शेयर के साथ उस पर्सन के पास, यानी ऐसा नहीं है कि राइट्स आपके पास रह जाए, तो आपके राइट्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो नॉर्मली आप देखते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट होता है ना तो वो ट्रांसफर नहीं होता, ट्रांसफरेबल नहीं होता। लाइक आप अगर कोई एसेट लेते हैं, बाय करते हैं, यानी कोई पीस ऑफ लैंड लिया, आपको अपने नाम पे कराना पड़ता है, ठीक है। तो वो आप किसी और को देंगे तो उसके नाम पे ट्रांसफर कराएंगे, तो फिर ये यानी आप खाली कब्जा दे दें अपने किसी बिल्डिंग का, किसी लैंड का, तो उससे वो ओनर नहीं बन जाता, ठीक है। इसमें ये है, ये क्योंकि फाइनेंशियल एसेट है तो आपका एसेट जैसे ही जाएगा तो वो उसका आपका उसके राइट्स भी साथ चले जाते हैं। कॉर्पोरेशन कैन ऑब्टेन कैपिटल थ्रू द इश्यूएंस ऑफ स्टॉक, यानी आपको कैपिटल की जरूरत है, ह्यूज अमाउंट की जरूरत है, तो आप क्या करते हैं, आप इशू कर सकते हैं। इशू का मतलब सेल करना है, ठीक है। यानी जो कॉर्पोरेशन जो है जो सेल करती है स्टॉक्स या शेयर्स, उसको हम इशू बोलते हैं। तो आप स्टॉक्स को इशू करके आप कैपिटल रेज कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस लाइफ, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कंटिन्यूएंस एज अ गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कॉर्पोरेशन की। तो वैसे तो बिजनेस की भी होती है, लेकिन यह है कि क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में आपकी रजिस्ट्रेशन ओनर के नाम पे होती है और पार्टनरशिप में भी ओनर के नाम के ऊपर होती है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो जो है उसकी लाइफ कंटिन्यू ना रहे। वो डिपेंड करती है ऑन द लाइफ्स आर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें चूंकि आपके ओनर्स जो है वो हैंड एक्सचेंज करते रहते हैं, यानी आपके पास शेयर्स हैं, आज आप ओनर हैं, कल आपने किसी और को दे दिए तो वो ओनर्स हो जाएंगे उसके, ठीक है। तो इसकी लाइफ इफेक्ट नहीं होती कोई भी चेंज आने की वजह से, ठीक है। उनको उसको यहाँ पे उसने मेंशन किया है, गोइंग कंसर्न इज नॉट इफेक्टेड बाय द विदड्रॉल, यानी आप विदड्रॉ कर लेते हैं, अपने पैसे निकाल लेते हैं, यानी आप सेल करके कैश लेके बाहर हो जाते हैं, या आपकी डेथ हो जाती है, या इनकैपेसिटी है किसी भी स्टॉक होल्डर की, तो स्टॉक होल्डर की इनकैपेसिटी मैटर नहीं करती कंपनी के अंदर, क्योंकि हमने ये देखना है कि भाई ओनर्स तो कंपनी चला ही नहीं रहे ना कॉर्पोरेशन के अंदर, तो ठीक है। या किसी एम्प्लॉय की इनकैपेसिटी है, या किसी ऑफिसर की इनकैपेसिटी है, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ बिजनेस की कम नहीं होती, बल्कि क्या करते हैं,
आप अगर वो एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय को हटा देंगे, अगर वो ऑफिसर है तो ऑफिसर को हटा देंगे, ठीक है, उसको ले ऑफ कर देंगे ना, उसको फायर कर देंगे, ठीक है। तो वो साइड पे हो जाएगा, आपकी लाइफ कंटिन्यू चलती रहेगी। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में क्या है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट प्रिवेंट्स ओनर्स फ्रॉम हैविंग एन एक्टिव रोल। तो जो ओनर्स हैं उनका एक्टिव रोल नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर होता है, वैसे इसके अंदर नहीं होता। आप मतलब है इसको किसी हद तक ही कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते बीइंग एन ओनर। लेकिन वो भी आप अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं तो इन दैट केस, यानी आपके पास डायरेक्टरशिप है, डायरेक्टर आपकी जो रिप्रेजेंटेशन एज अ डायरेक्टर उसके अंदर है, तो उस सूरत में आपका रोल जो है लिमिटेड रोल होता है उसमें भी, ठीक है। तो आपको मैनेज आपकी कंपनी कौन कर रहा होता है, कारपोरेशन को कौन मैनेज कर रहा होता है, वो कारपोरेट टीम मैनेजमेंट होती है उसकी, ठीक है, जो मैनेजर्स होते हैं वो उसे हैंडल कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट की रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा है इसमें, जो डिफरेंट टैक्सेस होते हैं हमारे यहाँ, तो खैर इसके टैक्सेस प्रोविंशियल टैक्सेस भी हो सकते हैं, फेडरल भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी रेगुलेशंस जो है दोनों गवर्नमेंट की तरफ से आ सकती हैं, ठीक है। जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से वो वही इदारा है, SECP जिसे कहते हैं। अमेरिका में SEC है, पाकिस्तान में इसमें साथ पी लगा देंगे तो SECP बन जाएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो स्टेट लॉज यहाँ लिखा हुआ है, तो स्टेट लॉज की जगह आप कह लें कि यहाँ पे प्रोविंशियल लॉज उसके आपके आ जाते हैं, ठीक है। और फिर स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट हैं, वो भी आपको पूरी करनी पड़ती हैं अगर पब्लिकली हेल्ड कंपनी है, ठीक है। प्राइवेटली हेल्ड नहीं है, पब्लिकली हेल्ड है। तो पब्लिकली हेल्ड कंपनी हमने कहा कि वो ट्रेड होती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी आपको रजिस्टर कराना पड़ता है ना कंपनी को। तो वहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करना पड़ता है, तो एक तरह से वो भी आपकी रेगुलेटर बन जाती है स्टॉक एक्सचेंज भी, ठीक है। और SECP भी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और उसके अलावा आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट भी उसके अंदर आपकी वो अपनी रेगुलेशंस यानी लॉज वगैरह वो देते हैं और तरीका कार बताते हैं कि किस तरह से आपने चलना है। ये इनका रोल क्यों होता है, बिकॉज इसमें लोगों के पैसे लगे हुए हैं, और लोग क्योंकि खुद एक्टिव रोल नहीं है उनका, तो एज अ कस्टोडियन ऑफ द जनरल पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है इसके अंदर। प्लस गवर्नमेंट को ज़ाहिर है टैक्सेस भी चाहिए होते हैं इससे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर। एडिशनल टैक्सेस जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसमें आपके कारपोरेशन जो है दो टैक्सेस पे करती है। एक तो इनकम टैक्स पे करती है जिसे हम कारपोरेट टैक्स कहते हैं एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और इन एडिशन जब स्टॉक होल्डर्स को पे स्टॉक होल्डर्स पे टैक्सेस ऑन कैश डिविडेंड, जब कैश डिविडेंड लेते हैं यानी उनको कैश डिविडेंड डिविडेंड कैश की सूरत में मिला है, प्रॉफिट कैश की सूरत में मिला है, तो उसके ऊपर उनको इनकम टैक्स भी पे करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। इसमें कोई चीज समझ ना आई हो तो आप पूछें। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब आप इसकी हायरार्की को जरा देख लें, ठीक है। सबसे ऊपर हायरार्की के अंदर अगरचे आपको स्टॉक होल्डर्स नजर आ रहे हैं, और अगरचे आपके स्टॉक होल्डर्स का रोल भी है इसके अंदर, लेकिन ये पूरी हायरार्की बनती कैसी है वो भी हम देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि किसकी क्या लिमिटेशंस है। ये शेयर होल्डर्स हैं, ये सिलेक्ट करते हैं आपका चेयरमैन एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये चेयरमैन की जो आपकी यूज होती है, चेयरपर्सन भी इसको कह सकते हैं, इसको मैनेजिंग डायरेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये आप सिलेक्ट करते हैं, तो वो उसके बाद आपका ये असल में शेयर होल्डर्स बोर्ड के डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, आगे आ जाएगा ये आगे स्लाइड के अंदर। जब ये बोर्ड सेलेक्ट हो जाता है, चेयरमैन और बोर्ड सेलेक्ट होता है, तो ये क्या करते हैं, ये हायर करते हैं आपका आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। सम टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही प्रेसिडेंट होता है, और सम टाइम प्रेसिडेंट अलग होता है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलग होता है, ठीक है। मोस्टली एक जैसे ही होते हैं, ये सेम ही होते हैं। CEO भी वही होता है, प्रेसिडेंट भी वही होता है, लेकिन सेपरेट भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों आप दोनों या एक पर्सन के अंदर दोनों चीजें होती हैं। इसको कौन सिलेक्ट करता है, यानी ये आपका मेन ड्राइविंग सीट पे आपको जिसको बिठा रहे हैं ना अपनी गाड़ी की, आपकी कॉर्पोरेशन जो है वो एक आपकी गाड़ी है, एक व्हीकल है,
और उस व्हीकल की ड्राइविंग सीट पे आप किसको बिठा रही हैं, सीईओ को बिठा रही होती है, ठीक है। तो सीईओ के नीचे या प्रेसिडेंट के नीचे फिर आपके डिफरेंट और लोग होते हैं, जिसमें आपका सेक्रेटरी होता है, और ये यानी अमेरिकन स्टाइल में उसने हायरार्की दी है। इनके नाम चेंज हो सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग है, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस है। वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस को आप क्या बोलते हैं जी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बोलते हैं, सीएफओ, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस है, वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्सेज है, और भी बहुत सारे वाइस प्रेसिडेंट्स हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स या नंबर ऑफ फंक्शंस अ कंपनी इज परफॉर्मिंग। तो डिफरेंट वाइस प्रेसिडेंट्स हो सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट्स की जगह डायरेक्टर भी हो सकते हैं, डायरेक्टर की जगह मैनेजर्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है, कि क्या आपने डेजिग्नेशन दिया हुआ है लोगों को जो अपने अपने डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे हैं। तो ये अपने अपने डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे होते हैं और विद दी है टीम अप करते हैं सीईओ के साथ और काम करते हैं। इसमें हमारा जो काम है जिसे हमने देखना है वो क्या है, सीएफओ के नीचे दो लोग और होते हैं, एक होता है ट्रेजरर और एक होता है कंट्रोलर। ये जब आप फाइनेंस पढ़ेंगे तो फाइनेंस के अंदर आप से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, लेकिन आपका जो अकाउंटेंट का काम है वो नॉर्मली यहाँ पे होता है, कंट्रोलर के अंदर होता है, ठीक है। जो अकाउंटिंग का मैनेजर होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है, इसके नीचे होता है, कंट्रोलर के नीचे होता है, ठीक है। ये सम टाइम ये मर्ज भी हो जाती हैं, अगर छोटी कंपनी हो तो मर्ज हो जाती है चीज़ें। सो दिस हाउ द हायरार्की। लेकिन इस हायरार्की की डिटेल को देख लेते हैं जरा। पहले फॉर्मेशन को देख लें, फॉर्म कैसे होता है। आप फाइल करते हैं एप्लीकेशन को एससीसीपी के अंदर, ठीक है। एससीसीपी का कोई भी अहदेदार होगा, ये तो अमेरिका का लिखा हुआ है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसमें ये है कि प्रोविंशियली आपको करना पड़ता है, इसको रजिस्टर करना पड़ता है। यहाँ पे भी यही है, जिस प्रोविंस में होगा वहाँ रजिस्टर करेंगे, फिर एससीसीपी के अंदर रजिस्टर करेंगे, ठीक है। तो आप फाइल करते हैं एप्लीकेशन को, ठीक है, कि आप रजिस्टर कराना चाहते हैं कौन, जिन्होंने जो आइडिया लेके आते हैं, ठीक है, जिन जो मेजर शेयर होल्डर्स होंगे, हो सकता है बाद में वो शेयर होल्डिंग मेजर छोड़ दें, ठीक है। तो स्टेट उनको चार्टर दे देती है। चार्टर का मतलब क्या होता है, चार्टर की अल्टरनेट जो है टर्मिनोलॉजी क्या है, इसको हम आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हमारे पास ये आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन इशू करेगा, ये एससीसीपी का एक, एससीसीपी ही इशू करता है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर। तो जैसे ये हुआ, ले जी कारपोरेशन तो बन गई। अब ये कौन सी कारपोरेशन है, पब्लिकली हेल्ड है या प्राइवेटली हेल्ड है, ये बात की बात है। एससीसीपी आपका ये कर देगा, ठीक है, आपको ग्रांट करेगा। लेकिन कब ग्रांट करेगा, जब आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी, आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होगी, कुछ सिक्योरिटीज होती हैं, कुछ गारंटीज होती हैं, कुछ और पेपर्स होते हैं, यानी आपके पास सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, तो उसके बाद वो उसको देखने के बाद वो आपको ग्रांट कर देते हैं, ठीक है। कारपोरेशन डेवलप्स बाई लॉज, ठीक है, तो ये आपकी डेवलप करती हैं बाई लॉज, ठीक है। कंपनीज जनरली इनकॉर्पोरेट इन अ स्टेट, वो कहते हैं ज्यादातर स्टेट के अंदर होती हैं इनकॉर्पोरेट, हमारे यहाँ एससीसीपी के अंदर ही होती है। whose laws are favorable to the corporate form of business, यानी कौन सब करने जा रहे हैं, ठीक है, कारपोरेट टाइप ऑफ बिजनेस है, यानी कारपोरेशन बनाने जा रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप बनाने जा रहे हैं या पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं, तो वो आप देखते हैं कि कहाँ पे जो लॉ है वो ज़्यादा नरम है। क्योंकि यूएस की बात करें तो यूएस के अंदर डिफरेंट स्टेट्स हैं, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, ठीक है। तो आप हर प्रोविंस के अंदर उसको रजिस्टर कराते हैं और वहाँ पे काम करने के लिए, और हमारे यहाँ एससीसीपी के पास जब हो जाता है तो आप अक्रॉस पाकिस्तान उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये उन्होंने कुछ स्टेट्स के नाम भी दिए हैं, डेलावेयर और न्यू जर्सी, ठीक है। वो कहते हैं यहाँ पे जो है ज़्यादा फेवरेबल आपके पास जो है सिचुएशन है, यानी जो लॉज ज़्यादा फेवरेबल है इन स्टेट्स के। कारपोरेशन इंगेज इन इंटर स्टेट कॉमर्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो आप वो करते हैं, बिजनेस करते हैं या कॉमर्स करते हैं, तो उसके लिए उनको वहाँ हर स्टेट से अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है, फ्रॉम ईच स्टेट इन विच दे डू बिजनेस। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, इस तरह से नहीं है। लेकिन इसको अगर आप स्टडी करना चाहें तो आप इसको फिर वहीं पे जाके
स्टडी करते हैं, जिन लोगों ने बीकॉम किया हुआ होगा उन्होंने इसको कुछ स्टडी किया भी होगा। कंपनीज एक्ट है, कौन उसको कैलिब्रेट कौन करता है, कौन उसको चलाता है, कौन उसको देखता है, कौन सा महकमा देखता है, ठीक है, एसएससीपी ही देख रहा होता है, तो उसके हिसाब से आप उसको कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपकी सिंपल ये है कि आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन या चार्टर जो है वो आपको एसएससीपी से मिलता है, इतना याद रखना काफ़ी है आपको, ठीक है। और जब वो मिल जाता है तो आपकी कॉर्पोरेशन आपकी फॉर्म हो जाती है, ठीक है। अब ये है कि उसमें उसके जो शेयर्स हैं उनको आप इशू करते हैं, ठीक है। जब आप उन्हें इशू करेंगे तो उनके अकाउंट को भी हम देख लेते हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं उनके क्या राइट्स होते हैं, ठीक है। पहली बात तो यह है कि वो वोट कर सकते हैं, इलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी डायरेक्टर सिलेक्ट होने होते हैं। कितने डायरेक्टर्स होते हैं? सम टाइम 5 होते हैं, सम टाइम 7 होते हैं, सम टाइम 9 होते हैं, 11 होते हैं, यानी ऑड नंबर में नॉर्मली होते हैं। ऑड नंबर में क्यों रखते हैं? ताकि अगर वोटिंग हो तो आप डिसाइड कर सकें कि आपने क्या करना है। अगर वो इवन नंबर रखेंगे तो वोट बराबर हो सकते हैं ना, कि 6 डायरेक्टर्स हैं तो 3 एक तरफ से देगा, 3 तो दूसरी तरफ, तो डिसाइड कैसे करेंगे? तो नॉर्मली ऑड नंबर में इसको रखते हैं, ठीक है। तो आप वोट करते हैं, ठीक है, डायरेक्टर के इलेक्शन में भी। एक तो इलेक्शन में वोट कर रहे हैं, दूसरा कहाँ वोट कर रहे हैं? ऑन एक्शंस, वोट ऑन एक्शंस, यानी कोई बड़ा डिसीजन लेना है कारपोरेशन में तो आप डायरेक्टर्स को अलाउ करते हैं कि वो ये काम कर सकते हैं, ठीक है, या वो ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप उसको अप्रूव या डिसअप्रूव करने के लिए आप वोट करते हैं, यानी ये इसके लिए वोटिंग के लिए क्या होता है, ये आपकी मीटिंग होती है जिसको जनरल मीटिंग कहा जाता है कॉर्पोरेशन के अंदर, और इसको पब्लिश किया जाता है न्यूज़पेपर के अंदर, और सेपरेटली भी सबको इन्फॉर्म किया जाता है कि ये कंपनी अपनी जनरल मीटिंग करने जा रही है जिसमें ये एजेंडा होगा, ये चीज़ें डिस्कस होंगी या वोटिंग होगी वगैरह वगैरह। तो वोटिंग भी आपकी इसके अंदर भी टेन्योर होता है डायरेक्टर्स का, उस हर टेन्योर के बाद फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं डायरेक्टर्स के लिए, ठीक है। और डायरेक्टर्स क्या होते हैं? वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो शेयर होल्डर्स हैं उनके। शेयर द कॉर्पोरेट अर्निंग्स थ्रू रिसीट ऑफ डिविडेंड। दूसरा इनका राइट क्या है कि जब आपकी कॉर्पोरेशन काम करेगी, उसके प्रॉफिट्स आएंगे, तो वो ये जो शेयर स्टॉक होल्डर्स हैं ये शेयर करते हैं कॉर्पोरेट अर्निंग, यानी उनकी प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। डिविडेंड की सूरत में वो उनको शेयर करते हैं। स्टॉक होल्डर राइट्स के अंदर फर्दर क्या है? कीप द सेम परसेंटेज ऑफ ओनरशिप। इसको प्रीएम्प्टिव राइट कहते हैं। नॉर्मली ये अब नहीं होता, कम हो गया है। ये प्रीएम्प्टिव राइट ये है कि आप नए शेयर्स इशू करेंगे लेकिन आपके पास जो शेयर्स की जो परसेंटेज बनती है वो मेंटेन रखी जाएगी। यानी अगर आपके पास 14% फॉर एग्जांपल शेयर्स हैं, आपने नए नए शेयर्स इशू कर दिए, तो नए शेयर्स इशू करने के बाद भी आपकी जो परसेंटेज है वो क्या है कि अगर आप नए शेयर्स इशू करते हैं तो आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कम पड़ जाएंगे ना, आपकी परसेंटेज तो डाइल्यूट हो जाएगी। लेकिन प्रीएम्प्टिव राइट ये कहती है कि आपके जो परसेंटेज है उसको मेंटेन रखते हैं। अभी वो कहता है कि नंबर ऑफ कंपनीज हैव एलिमिनेटेड प्रीएम्प्टिव राइट। ये एक राइट, सेपरेट राइट है जो शेयर होल्डर्स को मिलता है कि प्रीएम्प्टिव राइट, कि आपकी परसेंटेज जो है वो मेंटेन रहेगी। इसका इसका क्या फायदा होता है? यानी आपका जो कंट्रोल है कंपनी के ऊपर, या आपका जो रिप्रेजेंटेशन है कंपनी के अंदर, वो अफेक्ट नहीं होगी। इसको प्रीएम्प्टिव राइट के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। और क्या है जी? इन केस ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन क्या होगी? गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, यानी आपकी कंपनी बंद हो रही है, बिजनेस क्लोज कर रही है किसी वजह से, तो क्लोज कर रही है कि एसेट्स जो है लिक्विडेट होंगे तो क्रेडिटर्स को पहले देंगे, बिग जंक क्रेडिटर्स के पास जाएगा, और जो बच जाएगा वो शेयर होल्डर्स के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है। इसको हम रेजिडुअल क्लेम कहते हैं। रेजिडुअल क्या कहते हैं? लेफ्ट ओवर। जो भी लेफ्ट ओवर है उसके ऊपर जो क्लेम है वो किसका होता है? स्टॉक होल्डर्स का होता है, ठीक है। रेजिडुअल क्लेम कहते हैं इसको। अच्छा जी, अब आगे आ जाए जी। इसका कोई क्वेश्चन है तो पूछे, जो अभी तक हमने कर ली। मूव करते हैं स्टॉक इशू कंसिडरेशन, यानी हम जब स्टॉक इशू करते हैं तो कौन कौन सी चीजों को हम देखते हैं, ठीक है। यानी आप स्टॉक इशू का मतलब क्या है? सेल कर रहे हैं, कारपोरेशन अपने स्टॉक्स को यानी शेयर्स को सेल कर रही है। चार्टर
indicates the amount of stock that corporation is authorized to sell. तो नंबर वन जो पहली बात है जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास अथॉरिटी क्या है, कितना आपने अथोराइज किया है। चार्टर का क्या मतलब है, यानी आपकी रजिस्ट्रेशन है ना चार्टर, जिसे हमने आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी कहा। तो आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर ये मेंशन होता है कि आपने कितने शेयर्स जो है आपने सेल करने हैं, आप ऑथोराइज्ड हैं सेल करने के, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप 1 बिलियन शेयर्स सेल कर सकते हैं, तो आप 1 बिलियन से ऊपर नहीं जा सकते। उससे ऊपर जाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको फिर इजाजत लेनी पड़ेगी एससीसीपी से, ठीक है, कि आप एक्सटेंड कर रहे हैं। अदरवाइज आप 1 बिलियन है तो 1 बिलियन के अंदर ही रहेंगे। 1 बिलियन शेयर्स आप सेल कर सकते हैं तो 1 बिलियन शेयर्स ही सेल कर सकते हैं। इससे ज्यादा एक शेयर भी आप ज्यादा सेल नहीं कर सकते, दैट इज इलीगल, ठीक है। जो आपकी रजिस्ट्रेशन है, जो आपके आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, उसके अंदर ये मेंशन्ड होता है कि आप कितने मैक्सिमम कितने शेयर सेल कर सकते हैं, और इसी इसी के ऊपर आप अपनी वो अपना जो गारंटी है, सिक्योरिटी है, वो आप जमा कराते हैं उसके पास, रेगुलेटर के पास। जितने शेयर हैं, अगर 1 बिलियन शेयर है तो 1 बिलियन शेयर के ऊपर आपकी कितनी गारंटी बनती है, वो आपने गारंटी दी हुई होगी कि परसेंटेज होगी उसकी, ठीक है। पहली बात तो ये कि आप इससे बढ़ नहीं सकते, ठीक है। क्या कंसिडरेशन है, जो आपके आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर मेंशन किया हुआ है कि आप कितने शेयर्स को सेल कर सकते हैं, उससे ज्यादा एक शेयर भी आप नहीं बेच सकते, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑथराइज्ड शेयर्स इज ऑफ्टन रिपोर्टेड इन दी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। ये ऑथोराइज्ड यानी आपको अगर 1 बिलियन शेयर ऑथोराइज्ड हैं सेल करने, तो ये आप कहाँ करती हैं, ये स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन के अंदर आपको बताना भी होता है, यानी आम लोगों को पता होना चाहिए कि ये कितने शेयर्स हैं जो आप इशू कर सकते हैं पॉसिबली, ठीक है। ये आप बताते हैं साथ, ठीक है। अच्छा, ये आपका देखिए एक शेयर का सैंपल है, ठीक है। इसमें देखिए मुख्तलिफ चीजें दी हुई हैं। एक मिनट, थोड़ा हैंग होगी स्क्रीन। देखिए पहली बात तो ये है कि इसका नंबर लगा होता है पहले से, यानी एक सीरियल नंबर टाइप एक्स नंबर लगा हुआ है, ये आ गया, ठीक है। नंबर टू, आप देखिए इसमें नाम, कंपनी का नाम लिखा होगा, जिस कंपनी का शेयर है ये, ठीक है। पेपर ही है ना, जिसको फर्स्ट टाइम इशू हो रहा है उसका नाम लिखा हुआ है, जॉन आर रोड्रिगर्स, ठीक है। नीचे उसका एड्रेस है और फिर स्टेट और स्टेट का साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा आप देखें उसके ऊपर कारपोरेशन की ऑफिशियल जो है सिग्नेचर और सील वगैरह लगी हुई है, ये सील है, ये सिग्नेचर, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है स्पेसिमन, नीचे नजर आ रहा है ना, ये सैंपल के तौर पे साइन के ऊपर ही लिखा हुआ है स्पेसिमन, ठीक है। और तीसरा इसके, चौथा इसके अंदर क्या है, चार चीजें होगी। पांचवी चीज क्या है, पांचवी ये है कि इसकी फेस वैल्यू भी गिवन है, पार वैल्यू, सॉरी पार वैल्यू नहीं, इसकी ये दी हुई है वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स, यानी एक जो आपका सर्टिफिकेट है वो 100 शेयर्स का, मिनिमम शेयर्स का मिनिमम कितने शेयर्स हैं जी, 100 शेयर्स का ये सर्टिफिकेट है। यानी अगर आपने 1000 शेयर लेने हैं तो ऐसे आपके पास 10 होने चाहिए, तो 1000 शेयर्स हो जाएंगे आपके पास। तो नंबर ऑफ शेयर्स ये, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू, फेस वैल्यू होगी, वो यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई, ठीक है। वो मेंशन हो भी सकती है और समटाइम नहीं भी होती। ये 100 शेयर्स है, 100 शेयर्स इसका, 100 शेयर का सर्टिफिकेट है। अच्छा, इश्यूएंस इसकी कैसे होती है जी, दो तरह से हो सकती है। एक तो आप डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को बेच सकते हैं, जिसने लेना है उसको डायरेक्टली बेच दें, लेकिन इसमें काफी हैसल होती है, नॉर्मली ऐसे नहीं करते, डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को बेचे, ठीक है। कुछ सिचुएशन के अंदर वो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को बेचती हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर भी वो हायर कर लेती हैं जो ब्रोकर्स वगैरह, और उनके थ्रू स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट ही इश्यूज करती हैं। लेकिन नॉर्मली इसके अंदर हैसल होती है, तो आप क्या करते हैं, नॉर्मली थ्रू इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू करते हैं।
इन्वेस्टमेंट बैंक आपका क्या होता है जी? वो आपका एजेंट होता है, वो आपको इंश्योर करता है कि आपके शेयर्स जो है वो सेल करा देगा, ठीक है। और जब प्राइस उसकी सेट करती है कि कितने का शेयर सेल होना चाहिए, नया इशू है, कितने का सेल होना चाहिए, तो उसमें आपकी कौन कौन सी चीजें कंसिडर करते हैं? 5 चीजों को आप देखते हैं, ठीक है। 5 चीजों को आप देखते हैं। एक तो आप उसकी कंपनी की एंटिसिपेटेड फ्यूचर अर्निंग को देखते हैं कि कितना अर्निंग्स रहेंगी आने वाले सालों के अंदर, नेक्स्ट ईयर में, उसके बाद। और अगर उसकी अर्निंग्स का पता चल जाए तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कितने डिविडेंड, यानी कितने शेयर्स आपने इशू करने हैं, तो उसके आप डिविडेंड भी निकाल सकते हैं। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट पर शेयर होता है ना आपका, अर्निंग पर शेयर होता है। तो डिविडेंड रेट पर शेयर आप निकाल सकते हैं कि कितना आपका एक्सपेक्ट करते हैं आप कि कितना डिविडेंड रहेगा, कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा पर शेयर। करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आपकी कंपनी की, यानी आपकी कंपनी के एसेट्स की, लाइबिलिटीज की और इक्विटी की क्या सूरत है। यही फाइनेंशियल पोजीशन होती है ना। हम कहते हैं ना कि जो बैलेंस शीट होती है वो क्या होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। तो आपकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी बैलेंस शीट क्या है अभी करंटली, ठीक है। और करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या है, यानी आपकी इकोनॉमी कैसी जा रही है, बूम पे है, बहुत अच्छी जा रही है, ठीक है, एक्सीलेंट है, या नॉर्मल है, या रिसेशन में है, या डिप्रेशन में है, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को भी देखते हैं कि भाई इकोनॉमी कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसकी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स क्या हैं फ्यूचर की, क्या एंटिसिपेशन है, और क्या एक्सपेक्टेड डिविडेंड है। और फिर आपकी जो स्टॉक सिक्योरिटीज मार्केट है, यानी आपकी स्टॉक मार्केट है, उसकी करंट स्टेट क्या है कि आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर मंदी चल रही है या तेजी चल रही है, यानी बुलिश है या बुलिश हम कहते हैं तेजी को, और बेरिश कहते हैं आप मंदी को, ठीक है। तो मंदी है या तेज है मार्केट या कम है, दोनों सोर्सों को, ये सारी चीजें देखते हुए आप एसेस करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। जो शेयर आप बेचने जा रहे हैं तो उसकी आप वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। नॉर्मली छोटी डिनोमिनेशन के अंदर होती है। कॉमन स्टॉक का जो इशू होता है उसकी डेफिनेशन छोटी होती है, यानी आपका पर शेयर उसकी वैल्यू कितनी होगी जी? पर शेयर में भी उसकी वैल्यू $1 हो, $10 हो, इस तरह से होती है, ठीक है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन?